नमस्कार। अर्बन एजेंडा में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। 2019 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और पिछली बार हमने चर्चा की थी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के सवाल को लेकर कि हर पार्टी के चुनाव मैनिफेस्टो में किस तरह से उस पर सवाल उठकर आए हैं। आज उसी कड़ी में हम उसको आगे बढ़ाते हुए अब लगभग सब पार्टियों के सिवाय भाजपा को छोड़कर अपने चुनावी मैनिफेस्टो रिलीज़ कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, प्रमुख दलों ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो रिलीज़ किए हैं। अर्बन की नज़र से, शहरों की नज़र से, शहरों की जो मांग थी और शहरों की जो बनावट है, शहरों के जो गरीब हैं, उन गरीबों की जो आस है, क्या ये जो मैनिफेस्टोज़ हैं उस आस को पूरा करते हैं? ये एक सवाल है। और उसी के साथ साथ क्लीन एयर कलेक्टिव जो पूरा देश में और खासकर शहरों में ये अभियान चला रहे हैं कि कम से कम आप अपने मैनिफेस्टो में ये तो बताइए आने वाली जो सांस होगी वो सांस आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को। एकदम आया, उसने अपने दोस्तों को बुला लिया, मैं बीच में थी और उन्होंने पूरी अपनी बाइक्स गोल 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 ऐसे घुमाए मेरे आसपास। पानी अंदर सारा भर जाता है हमारे और हम बहुत परेशान हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, यानी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के इस घोषणा पत्र में शहरों के लिए क्या है, आइए इस पर नजर डालते हैं। शहरी महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर बनवाए जाएंगे। राज्य सरकारों को नए शहर और कस्बों के निर्माण के लिए मदद दी जाएगी। शहरी गरीबों को आवास का अधिकार और रेन बसेरा बनाने का भी वादा किया गया है। शहरों में सरकारी और नगर पालिका की नौकरी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की भी बात की गई है। वहीं सिर पर मैला ढोने वाली बुराई को मिटाने के वादे के साथ सफाई कर्मियों का पुनर्वास और सीवर की सफाई के लिए मशीनें मुहैया कराने का भी वादा किया है। वहीं इससे इतर सफाई कर्मचारी आंदोलन ने भी सीवर सफाई कर्मचारियों के हक में घोषणा पत्र जारी कर उनके हक की आवाज उठाई है। अब बात करते हैं सीपीआईएम की, जिसने अपने घोषणा पत्र में शहरी मुद्दों को अलग से जगह दी है। सीपीआईएम का मानना है कि स्मार्ट शहरों की जगह लिवेबल शहर बनाए जाएं। शहरी गरीबों के लिए साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल और स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं हों। मॉडर्न और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साइकिल, पैदल यात्री और धीरे चलने वाले वाहनों के लिए अलग से पथ बनाए जाएं और रिसाइकल होने वाले कचरों का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक संतुलित शहरी विकास जिसमें गरीब और मेहनत कशों का ठीक ठीक जगह हो और शहरी बेरोजगारों के लिए उपाय हो, ये बात हमने अपनी मैनिफेस्टो में शामिल किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन का नाम दिया है। समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे और सड़कों के निर्माण का वादा किया है ताकि स्कूल, ऑफिस और बाजार तक आवाजाही आसान हो सके। उनका मानना है कि मेट्रो ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बेहतर कदम है। इसे और विस्तार करने की जरूरत है। उन्होंने 2.5 करोड़ से अधिक संपत्ति वालों पर 2% का अतिरिक्त कर लगाए जाने की बात की है। समाजवादी लोगों ने कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करके दिखाया। देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया, देश का सबसे बेहतरीन पुलिस रिस्पांस सिस्टम दिया, अपनी बेटियों बहनों के लिए सबसे बेहतरीन 1090 दिया। हालांकि चुनाव से पहले वादे तो खूब होते हैं, लेकिन इन वादों पर अमल कितना हो पाएगा ये वक्त ही बता पाएगा। दिल्ली से कफील अहमद फारूकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। राजनीतिक पार्टियों के ये मैनिफेस्टो, आने वाले चुनाव, इन चुनावों में शहरी निकायों में रहने वाले लोग और उन लोगों के लिए क्या आस है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और हमारे बीच में हमारे गेस्ट हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। एविटा दास जो कि इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी से हैं, थानेश्वर जी जो कि सेक्रेटरी हैं निर्माण मजदूर संगठन के, और साथ में हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हैं अभिषेक पांडे जो कि एडिटर हैं अर्बन अपडेट के मासिक पत्रिका है अंग्रेज़ी में जो निकलती है। आप तीनों का बहुत स्वागत है, एविटा, थानेश्वर और अभिषेक पांडे का। एविटा, मुझे लगता है सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत एक्सरसाइज चली जो आपने, जिसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया,
अंग्रेज़ी की भाषा में स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, और फिर आपने एक अर्बन एजेंडा बनाया, और उस अर्बन एजेंडा पे, जिसको हम अंग्रेज़ी में एंडोर्समेंट कहते हैं, स्वीकृति लिया आपने राजनीतिक पार्टियों की। आप अपने मुख्य मुद्दों बताएंगे कि जो आपने उठाए थे, और राजनीतिक पार्टियों से क्या वो उठकर आए हैं, या आप कितने आप आशावान हैं या निराश हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं पहले शुरुआत करूंगी थोड़ा फैक्ट से। जी जी। एक तो 2014 में जब भाजपा का गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टो बाय द वे अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं आया है। हाँ, अभी तक बीजेपी का तो मैनिफेस्टो हम 2014 को मानकर चलते हैं। हाँ, तो जिस तरीके से अर्बन का रीइमेजिनेशन या शहरीकरण का उन्होंने वहाँ पे लाए थे, उसमें उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल और उनके जो हाउसिंग या अर्बन के जो मुद्दे थे, वो मोस्टली एज अ चैरिटी बेस्ड काइंड ऑफ, चैरिटी का मतलब एज इन राइट का एंगल उसमें राइट नहीं था, राइट नहीं था। हाउसिंग फॉर ऑल एट द एंड ऑफ द डे अधिकार के रूप में नहीं था, लेकिन ठीक है हम दे रहे हैं। जैसे एक अभी अगर देखा जाए हाल ही फिलहाल में 1 करोड़ का PMAY अर्बन के तहत में बात हुई थी, अभी तक सिर्फ 18 लाख घर ही उनसे बन पाए हैं 3 साल के अंदर। आपका कहने का मतलब है कि 1 करोड़ से ज्यादा घर उन्होंने वायदा किया, 18 लाख दिए। 18 लाख दिए हैं, जो कि हमारा अगर कुंडू कमेटी के 1.8 लाख हमारा जो शॉर्टेज है उसमें से सिर्फ 10% हो पाया है, एंड घर तोड़े गए हैं 53,700। सो 53,700। ये फिगर कहाँ से लाया? ये HRN के रिपोर्ट में है। HRN मतलब हाउसिंग राइट लैंड नेटवर्क का हाउसिंग राइट लैंड नेटवर्क जी, एंड उसका 2017 का फोर्स एविक्शन का रिपोर्ट है। तो ये देखा जाए घर इन्होंने ज़्यादा तोड़े हैं देन कि उन्होंने बनाए हैं। तो मतलब ठीक है, हम समझ गए आपकी बात कि ये 2014 के मैनिफेस्टो से तो आपकी बहुत एक जो उम्मीद थी वो घरों को लेकर है, घरों को लेकर है। तो जो अच्छी बात ये हुई है कि जो हमारी जो ये पूरा प्रक्रिया रहा है इस कोलिशन का, अर्बन एजेंडा का, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ने राइट टू हाउसिंग एंड जीरो एविक्शन एंड शहरीकरण के जो गवर्नेंस का जो मैकेनिज्म है उसको उन्होंने यहाँ पे घर के अधिकार का अधिकार देना और बेदखली बिल्कुल ना करना, और तीसरी बात आपने कही, तीसरी बात 74th अमेंडमेंट की बात बहुत अच्छे से की है, 74वां संशोधन जिसमें हमने ज़्यादा ताकत शहरी सरकार को देने की बात कही। हाँ, जहाँ पे एक और सबसे जो अच्छी बात है कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल को जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो एक बहुत ही प्राइवेटाइज्ड मैनर में जो लाया हम उस पर आते हैं अभी, लेकिन एक मेरा जो आपसे सवाल रहेगा, फिर हम नेक्स्ट गेस्ट के पास जाते हैं। आपने कहा कि नए घर बनाना, लेकिन मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था और आपकी जो रिपोर्ट बनी है उसमें आपने ये कहा है कि 96% लोगों के पास जो घर बने हैं वो नहीं चाहते नए घर बनना, वो चाह रहे हैं अब हमें हटाओ मत, हमें बिजली पानी दो, हमें और घर की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बड़े घर जाने, हमारे पास ऑलरेडी ज़मीन है, आप ज़मीन पट्टा हमारे नाम पर कर दो। आप ये जो मैनिफेस्टोज आए हैं कांग्रेस के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, या मतलब समझ इसमें कहीं देख रहे हैं इस अंश को कि ये अंश को डील किया गया है? हाँ, इसमें एक और जो अच्छी चीज़ है वो है स्लम अपग्रेडेशन की बात की है। स्लम अपग्रेडेशन, जो कि अगर सेंसस का डेटा देखें तो एक्चुअली सेंसस रिकॉग्नाइज करती है कि 96% घर एक्चुअली लिवेबल कंडीशन में है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये आया, हम इस पर करेंगे, और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आने वाली सरकारों को कि 96% घर बने हुए हैं, आपको ज़रूरत नहीं है घर बनाने की। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुड, तो अभिषेक आपके पास हम आना चाहेंगे क्योंकि आप अर्बन अपडेट मैगज़ीन निकालते हैं, और जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि हमारे शो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो मैनिफेस्टोज़ निकले हैं, इन मैनिफेस्टोज़ को आप कैसे देखते हैं, और इसमें कितनी आप, क्योंकि आप तो मतलब पत्रिका निकालते हैं, आप बहुत गंभीरता से देखते भी हैं ये पूरे सवाल को, कुछ आशा नज़र आ रही है, या ये भी JNNURM के रास्ते पे चलता हुआ स्मार्ट सिटीज़ की अंगड़ाई लेता हुआ और फिर फेलियर हुआ, या उस तरह इसको देख रहे हैं आप? अर्बनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान ने हमेशा से जो माना जाता रहा है ये कि हिंदुस्तान एक रिलक्टेंट अर्बनाइज़र है। रिलक्टेंट, तो उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसी नज़रिए से अर्बनाइजेशन को देखती रही हैं। तो अगर आप 2014 देखें तो उसमें मुझे लगता है कि एक बार पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज सामने आई और अपना अर्बन एजेंडा सामने रखा। उसमें उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात की और उसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल की बात की। उसी प्रकार से आप इसको एक कदम आगे बढ़ के देखें, यहाँ का कांग्रेस ने भी अर्बनाइजेशन में लेके कई सारे लगभग 7 या 8 पॉइंट हैं जिन्होंने बात की है, लेकिन इसमें किसी में भी उन्होंने कोई स्पेसिफिक वादा नहीं किया है। स्पेसिफिक वादा जो मैनिफेस्टो में अगर आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन अर्बनाइजेशन, स्पेसिफिक कोई भी वादा नहीं है। तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, उन्होंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं,
लेकिन उसमें करेंगे क्या? क्या वो क्लीन एयर पे कुछ ऐसा? लेकिन अभिषेक जैसे स्पेसिफिक एक वादा तो है, लोग हैं, एक वादा तो स्पेसिफिक हम देखते हैं खासकर वामपंथी पार्टियों से निकल कर आया है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वो लाएंगे। मुझे लगता है ये तो बहुत स्पेसिफिक वायदा है। आप क्या नहीं समझते कि ये स्पेसिफिक वायदा है? मैं अभी कांग्रेस पे ही था। ओके ओके, मैं अभी कांग्रेस पे ही था, सीपीआई पे भी आने वाला हूँ। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर कांग्रेस की बात करें, बिल्ड न्यू टाउन्स इन सिटीज एंड सैटेलाइट टाउन्स डायरेक्ट। एक जो बहुत अच्छी चीज मुझे कांग्रेस मैनिफेस्टो में लगी, उन्होंने कहा है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है मेयर्स का, जो एक बहुत अहम है। आप जैसे चंडीगढ़ जैसे शहर में देखें, दिल्ली जैसे शहर में देखें, एक साल में एक साल का मेयर होता है। एक साल में वो जैसे ही आते हैं उनकी एक साल का ही कह रहा हूँ मैं भी, वही मैं भी ये कह रहा हूँ, एक साल का जैसे ही वो आते हैं जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो क्या एक साल एक मेयर के लिए बेहतर है कि वो कुछ कर सकता है? तो ये एक बहुत स्पेसिफिक उन्होंने कांग्रेस ने किया है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 74th अमेंडमेंट को कांग्रेस ही लाई थी और उसको वो मजबूत करेंगे, वो इसके लिए प्रतिबद्ध है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। स्लम अपग्रेडेशन में ये आपका कम्युनिस्ट पार्टी के जो मैनिफेस्टो है और कांग्रेस दोनों, उन्होंने स्लम अपग्रेडेशन और उसमें सुविधाओं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दोनों ने भी बात की है। महिलाओं की सुरक्षा पे दोनों ही ने सेफ सिटी पे बात की है कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए शहरों में कुछ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम दिल्ली जैसे शहर में क्या जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको हम एड्रेस करने। लेकिन अभिषेक, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, आपने भी मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसा आपने कहा कि 74वें संशोधन को मजबूती से बात करने की कही है, लेकिन अगर आप उसी मैनिफेस्टो में थोड़ा ढंग से देखेंगे तो एक सवाल कांग्रेस ने उठाया है कि हम लोग प्रोफेशनल्स की टीम लाएंगे, और एसपीवी को जो एविटा कह रही थी कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसको हटाने की बात नहीं है कहीं भी। तो क्या ये भी उसी तरह का निजीकरण स्टाइल नहीं है? वो आपको कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में मिलेगी। जी 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 जी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने वो बात की है। जी जी, एसपीवी को हटाने की कम्युनिस्ट पार्टी ने बात की है। उन्होंने कहा कि हम एसपीवी को हटाएंगे और एक नया, इन्होंने एक बात की है कि नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाएंगे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाएंगे। तो वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एसपीवी को हटाएंगे, लेकिन नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मुझे इंगित करता लगता है कि वो इंगित कर रहा है कि वो कुछ इस एसपीवी के अलावा भी जिसमें मेयर को ताकत दी जाएगी और उसके अंडर में सारी चीजें होंगी, ये उन्होंने लिखा। चलिए हम आते हैं अभी इस पे और दोबारा, ये एक अच्छी शुरुआत है कि अगर हम दोबारा आते हैं। थानेश्वर जी, आपने दोनों को सुना, हमारे एक्सपर्ट्स को, और दोनों का एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव है। आप क्योंकि संगठित करते हैं निर्माण मजदूरों को, दरअसल कोई सिक्योरिटी नहीं है उनकी शहरों में। अगर आप देखेंगे सुबह हायर होते हैं, शाम को फायर हो जाते हैं। तो आप इन मैनिफेस्टोज़ में देख रहे हैं, क्योंकि और मज़े की बात यह है कि जो 74वां संशोधन है, एविटा मुझे करेक्ट करेंगी, उसमें भी माइग्रेशन को डील नहीं किया गया है। तो एक्चुअली आपको जो ये जो संवैधानिक संशोधन है, इसको भी और संशोधित करने की ज़रूरत है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि अभी ये जो राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो निकले हैं, कुछ आपको इसमें किरण नज़र आ रही है? देखिए, अभी जो मेन 2-3 पार्टियों के जो घोषणा पत्र आए मैनिफेस्टो, उनको देख के तो लगता है कि उनके जो उसमें वादे हैं उत्साहवर्धक वादे हैं, उत्साहवर्धक वादे भी हैं। और जो शहर के लोगों ने या जन संगठनों ने अपनी मांग रखी थी, उनको उसमें समावेश करने का उन्होंने प्रयास किया है। मतलब बेसिकली जो 3 मैनिफेस्टो हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी का है या कांग्रेस का है या समाजवादी पार्टी का है, जो अभी 3 के ही आए हैं, बाकी अभी बीजेपी का तो अभी देख नहीं पाए हैं। लेकिन बीजेपी का जो पुराना है उसको अगर देखें, क्यों तो उसका भी हम लोग बात कर सकते हैं। मेन बात यह है कि घोषणा पत्र में वादे आ जाते हैं, ठीक है, और उसमें वो आंकड़े भी दे देते हैं कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन जब ज़मीनी ग्राउंड पे हम देखते हैं तो वो बिल्कुल बाहर होता है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पिछली बार भी था, उसी को उन्होंने बढ़ाया है। लेकिन इस बार के घोषणा पत्र में कुछ चीज़ें उन्होंने जोड़ी हैं जो एक प्रकार से वर्कर्स के हित से भी हैं। जो अभी आप बात कर रहे थे कि माइग्रेंट वर्कर का, तो इन्होंने उसमें एक ये किया है कि आजीविका केंद्र खोलेंगे। आजीविका केंद्र खोलेंगे जहां SEZ वाला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले, उसके अंदर भी वर्किंग हॉस्टल खोलेंगे, है ना। तो ये महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल खोलना ये पहले नहीं था। तो ये क्योंकि कामकाजी महिलाओं को थोड़ा सुरक्षा रहेगा और वहीं पे काम मिलेगा। आजीविका केंद्र का मकसद ये है कि जो भी बाहर से प्रवासी मजदूर होंगे वो वहाँ पर अपना नाम लिखाएंगे, फिर वो कहाँ काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली में कहाँ किस तरह का शिक्षा का, किस तरह का स्किल का
किस तरह का काम है, तो इंफॉर्मेशन सेंटर जैसा वो एक वो उनका तो आपको आस नजर आ रही है बेसिकली। हाँ, जी, जी। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जैसे निर्माण मजदूरों का या जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो शहर को बनाते हैं, शहर को के निर्माता हैं, लेकिन उन शहर के निर्माताओं को इस निर्माण में, शहर के निर्माण में उनको कहीं उस तरह से भूमिका नहीं है। आज भी दिल्ली में जो मकान बनाते हैं, बहुमंजिली इमारतें बनाते हैं निर्माण मजदूर, वो अपना 10 बाय 10 का मकान आज तक नहीं पा पाए। पिछले 40 साल देख लो, 10 बाय 10 का मकान, हाँ 10 बाय 10 का मकान नहीं बना पाए। दुनिया के मकान कितना हम 30 स्क्वायर मीटर बोलते हैं ना बेसिकली, तो 10 बाय 10 तो और भी कम हो गया। anyway, हम इसी डिस्कशन को भी और आगे जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद दोबारा हम लोग अर्बन एजेंडा में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, हलालस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब दूसरे तमाम रास्ते कारगर ना हो सकें, कामयाब ना हो सकें, तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। ये कहना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। लेकिन आज हम लोकतंत्र हैं, हमारा वोट हमारी तलवार है, हमारा वोट हमारी बंदूक है। आप हमारी ताकत हैं और हम आपकी आवाज़ है, बेखौफ आवाज़, आज़ाद आवाज़। विनोद दुआ लाइव सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं पब्लिक हूं, रोज एक बेमानी शोर के साथ मेरी आवाज दबाई जाती है। रोज फाड़ दी जाती हैं मेरी अर्जियां, रोज तोड़ दिए जाते हैं मुझसे किए गए वादे। मेरी शहादत पर चलती है सियासत, हर रोज मुझसे छीन लिया जाता है मेरे हिस्से का थोड़ा सा लोकतंत्र। लेकिन ताकत के गुरूर को तोड़ना होगा, पूछने होंगे शूल जैसे सवाल, मांगने होंगे जवाब। मैं बनूंगी आपकी आवाज। मैं लाई हूं आपका एजेंडा, पब्लिक एजेंडा, रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब से कुछ ही दिनों बाद हम लोग पहले चरण के जो पार्लियामेंट चुनाव हो रहे हैं उसमें जाने वाले हैं। 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। हमारे शहर जो कि लगभग 180 के आसपास जो पार्लियामेंट की सीट्स आती हैं उनको प्रभावित करते हैं। 150 तो डायरेक्टली शहरों से सीट्स आती हैं। ये एक बड़ा सवाल है शहरों का, शहरों में आजीविका का, शहरों को चलाने का, उसकी गवर्नेंस का, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का। और इसी पर हम लोग आज अपनी इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं कि मैनिफेस्टोज़ आए हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ आए हैं। और एक चरण में हमने डिस्कस किया कि उसमें बुनियादी सवाल क्या था। एविटा, मैं दोबारा आपसे आना चाहूँगा, जिस तरह से अभिषेक जी ने भी रखा कि एक्चुअली आपने पूरी एक एक्सरसाइज चलाई थी और उसमें एक पहलू ये उठ कर आया था जो बहुत मजबूती से आया था कि गवर्नेंस का मॉडल। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भाजपा ने कहा कि लाइट हाउस होंगे, स्मार्ट सिटीज़, स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बॉडी इलेक्टेड किनारे होगी, एसपीवी ऑफिसर्स काम करेंगे, और एक्चुअली रिजल्ट हमारे सामने है। एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है हमारे पूरे हिंदुस्तान, हम देख सकते हैं, मतलब छुपी हुई बात नहीं है, भाजपा वाले खुद ही मान रहे हैं इस बात को। ये एक नई तरह की चेतना पैदा कर रहा है कि शहर की जो गवर्नेंस मॉडल क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि डिस्कशन में जो निकला था, जो डिस्कशंस आपने की थी, और एक्चुअली जब मैनिफेस्टो बने हैं उसमें कहीं आप देख रहे हैं कुछ बदलाव हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मेशन? इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो एक स्पेक्ट्रम में चल रहा है कहीं ना कहीं, इन द सेंस कि अभी तक अपार्ट फ्रॉम सीपीआईएम किसी ने भी ये नहीं कहा है कि हाँ कि रिपील किया जाए। आई मीन अगर स्मार्ट सिटीज़ में एसपीवी को कि ख़त्म किया जाए पूरी तरीके से। बाकी फिर भी जो मैनिफेस्टोज आए हैं कहीं ना कहीं जो इमेजिनेशन बैठा है लोगों के अंदर कि नहीं स्मार्ट सिटीज़ मतलब ये टोक्यो का मॉडल होगा या कनाडा का मॉडल होगा,
एंड दिस न्यू सॉर्ट ऑफ कैपिटल बनेगा, वो इमेजिनेशन अभी तक आई थिंक चल रही है। अगर स्मार्ट सिटीज़ का अक्सर डेटा पे अगर आए तो टिल डेट आई थिंक 1.83% उसका फंड यूटिलाइज हुआ है, इफ़ यू गो बाय दैट डेटा, 1.83%। राइट। सो आई थिंक अभी भी शहर की इमेजिनेशन में जो हमारा ये कहना है कि 30% हमारी एक्चुअली स्लम पॉपुलेशन है, जो 5% अर्बन लैंड में रहती है, उसमें से 20 करोड़ वुड बी इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं। अब इससे पहले आप आए, मुझे याद है आपकी उन्हीं डिस्कशंस के दौरान एक बहुत बड़ा सवाल उठकर आया था शहर में, जो हमारे दलित हैं, बेसिकली हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन शहरों में जो सोशल सवाल है, जो सामाजिक पहलू है, वो सामाजिक पहलू को आप कैसे देखते हैं? डिस्कशन में क्या निकल कर आया है सामने, और मैनिफेस्टोज में कहीं आपको दिख रहा है कि उसकी इंक्लूसिविटी, क्योंकि एक जनरल इंक्लूसिविटी है, हम जो अपना कीटो के बाद मतलब आप जानते हैं हैबिटेट 3 हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, उसके अलावा भी कहीं आप देख रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पर इंक्लूसिविटी का मतलब सीधा सीधा तौर पर ये है। तो मैं जिस तरीके से इसको देखती हूँ कि जो अभी अर्बन एजेंडा में हमने राइट टू हाउसिंग, एविक्शन, इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रीट वेंडर्स की भी बात की है यहाँ पे। स्ट्रीट वेंडर मतलब तय बाजारी। हाँ, स्ट्रीट वेंडर की इम्प्लीमेंटेशन, एक्ट 2014 एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात की है। तो जब हम ये सिटीज़ को 5% GDP मिलना चाहिए, तो ये सारी जो मुद्दे हैं, साथ में साथ हाउसिंग एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ छत की बात नहीं करती है, बंडल ऑफ राइट्स की भी है। तो अगर हम एक तरीके से जाते तो वो इंक्लूसिविटी कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टो में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अर्बन डिस्कोर्स की बात आ रही है, तो बंडल ऑफ राइट्स कहीं ना कहीं इसमें आएगी, बट स्पेसिफिकली मे बी नॉट, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर हम स्पेशल कैडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू SPV, वो कहीं ना कहीं 74 को फिर भी बाईपास करेगी। जी जी, गुड। अभिषेक, आप हमारे साथ हैं, आप अपनी बात कह रहे थे, उसी को मैं चाहूँगा आप उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपने 8 बातें कही थी कि 8 सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बुनियादी सवाल है वो गवर्नेंस का, जिस पर आप कह रहे थे कि वो अनटच्ड है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं पहले एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी में जब बात करें, कोई रिपील करने की बात क्यों नहीं कर रहा है। जी। उसका एक वजह ये है, स्मार्ट सिटी एक सपना है जी, जिसको सभी, अगर बीजेपी ने उसको दिखाया है तो वो कांग्रेस वो सपना छीनना नहीं चाहती है, या कोई भी जैसे उसने लिवेबल सिटी की बात की CPM ने, लेकिन उन्होंने वो सपना नहीं छीनना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोगों को लगता है अगर स्मार्ट सिटी आएंगे तो उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। भले ही वो 5 सालों में उनको देखने को नहीं मिला, लेकिन उनको लगता है कि आगे आने वाले में, तो रिपील नहीं किया है कांग्रेस ने, इसी वजह से मुझे लगता है ऐसा। और कांग्रेस ने जब अगर बीजेपी ने जब ये 2014 में बात की थी कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसके बाद उनकी पॉलिसी है स्मार्ट सिटी पे कि सिटीजन कंसल्टेशन बहुत अहम होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि क्या बीजेपी ने लोगों से जाके ये उनके जानने की कोशिश की है कि लोग चाहते क्या है स्मार्ट सिटी में, वो उनका कंपोनेंट अभिषेक, जो हम लोग लेकिन मैनिफेस्टो में 2019 के पहले नहीं गए होंगे। जो राइट टू द सिटी, मतलब शहर में सबका अधिकार, और जिस तरह से थानेश्वर जी बोल भी रहे थे कि दरअसल हम जो गरीब है, जो असंगठित क्षेत्र में है, उसको तो हम पूछते ही नहीं है कि शहर कैसा होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये कंप्लीटली मिसिंग है मेजॉरिटी मैनिफेस्टोज में? नहीं पूछते। मुझे लगता है कि जो लिवेबल सिटी और हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इंक्लूसिविटी का एंगल उसमें ज़रूर रखना चाहिए, ताकि जो हमारे जो वर्ग है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो हमारा मेन स्ट्रीम में आ सके। अगर आप जो रैन बसेरा में आप बात करें कि आप रैन बसेरा बनाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारी दोनों पार्टियों ने बात की कि रैन बसेरा बनाएंगे, मुझे लगता है कि हम इस तरह का शहर बनाएं जहां हमें रैन बसेरे की जरूरत ही ना पड़े। तो वो एक उस तरह का शहर बनाने के लिए क्या हम वो पहल कर रहे हैं। ओके, तो रैन बसेरा की जरूरत पड़े ना पड़े, उसके साथ और भी बात करूंगा, जो डिफरेंटली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड, या उनकी बात की है क्या किसी ने नहीं की है? हाँ, डिफरेंटली एबल्ड की बात नहीं की है। उसके साथ साथ जो लोग
माइग्रेंट्स वर्कर हैं या फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उनके लिए क्या हम रेंटल हाउसिंग के बारे में सोच रहे हैं? जी, रेंटल हाउसिंग, सब बातें मुझे लगता है जो सवाल है। ठीक है, लास्ट में अभिषेक, हम एक्चुअली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया डिफरेंटली एबल्ड, लेकिन मैं अभिषेक को बताना चाहूँगा कि CPIM के मैनिफेस्टो हमने देखा है कि वो आप सुन भी सकते हैं, और अभी लेटेस्ट उन्होंने वर्जन निकाला है कि आप मैनिफेस्टो को साइन लैंग्वेज से भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि कुछ एक अपग्रेडेशन हुई है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, रेंटल हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर आ रहा है उसको लेबर हॉस्टल और रेंटल हाउसिंग, आपको कहीं नज़र आ रहा है ये पूरा मैनिफेस्टो में? देखिए, रेंटल हाउसिंग की जरूरत नहीं थी। अगर हम शहर में देखें, दिल्ली में भी देखें, दिल्ली में 3 मास्टर प्लान आ चुके हैं और चौथे की तैयारी हो रही है। हर मास्टर प्लान के अंदर सरकार ने कमिटमेंट किया हाउस बनाने का, ठीक है ना। पहले में किया 7 लाख के करीब मकान बनाएंगे, दूसरे में किया 23 लाख के करीब बनाएंगे, तो आप समझते हैं कि इसके बाद अभी लाख बनाएंगे। अगर वो जो कमिटमेंट किया, अगर वो उस कमिटमेंट को पूरा कर देते तो पहले में सिर्फ 5 लाख बनाए, 2 लाख का गैप रह गया, लेकिन वो कमिटमेंट तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन तो वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। इसलिए अभी भी जो घोषणा पत्र में किया गया है, थोड़ा ये इस बार ये अच्छा है कि उन्होंने अभी तक हाउसिंग को ही अर्बन का इश्यूज होते थे, लेकिन अब की बार सोशल एस्पेक्ट को भी देखते हुए उसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन इसमें एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो शहर किसके लिए शहर, कैसा शहर है ना, तो उसमें उन जो लोग शहर निर्माता हैं, जिनको हम शहर सिटी मेकर कहते हैं, जिसमें मजदूर भी आते हैं, सब आते हैं, बिना उनकी भागीदारी के अगर कोई भी होगा तो वो लागू नहीं हो पाएगा। जो इस शहर का निर्माण करते हैं उनकी भी आवाज़ सुनी जाए, और ये आवाज़ का जो एविटा आप लोगों ने जो काम किया, काफ़ी काफ़िले तारीफ़ है, क्योंकि इसके हमने बहुत सारे समाचार पत्रों में भी देखा कि इस पे लेख लिखे गए कि जो शहर की बनावट है, राइट टू द सिटी है, ये शहर सबका है, और इसलिए उस बनावट में उसकी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं लगता कि हम एक एपिसोड से इसको पूरा क्लिंच कर पाएंगे जो मैनिफेस्टोज़ को, लेकिन आज की डिस्कशन के माध्यम से एक बात साफ है कि शहर एजेंडा सामने आया है। तकरीबन सारे मैनिफेस्टोज़ ने उसको अपने अर्बन को एक चैप्टर पूरा दिया है, और शायद ये एक पहला कदम है संघर्ष का, बेहतर जीवन का और लिवेबल सिटीज़ का। स्मार्ट है कि नहीं है, आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा प्रोग्राम देखा अर्बन एजेंडा, और अगले हफ्ते हम फिर आपसे नए विषय के साथ बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच, और हमारे सारे पैनलिस्ट का, गेस्ट का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।